नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है इंडियन ज्योग्राफी की। और इंडियन ज्योग्राफी की हो जाती है ये छठी क्लास। इससे पहले 5 क्लास हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको इससे पहले सभी क्लासें मिल जाएंगी। और यूपीपीसीएस आर के लिए हमारे चैनल पर जो है क्लासें जो है चलाई जा रही हैं। अगर आप यूपीपीसीएस आर या फिर अदर एग्ज़ाम तैयारी करते हैं तो आपको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। और ये जो टॉपिक हो जाता है आज का, ये हो जाता है भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य से। इसके अलावा इसमें भारत की जनजातियाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगी। और भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं और जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं वो ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। और यहाँ कहा गया है, ये जो हमारा हो जाता है भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया गया था। आपसे ये पूछा जाएगा, ये जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ एक्ट, ये कब या किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये पारित किया जाता है आपका 1972 में, ये आपको याद रखना चाहिए। तो ये आपको याद रखना चाहिए, 1972 में ये एक्ट पारित हो जाता है वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के लिए। इसके बाद अभ्यारण्य की स्थापना किसी विशेष प्रजाति, कुछ विशेष प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाती है। जो अभ्यारण्य होते हैं उसमें जो है किसी विशेष प्रजाति या कुछ विशेष प्रजातियों का जो संरक्षण किया जाता है उसके लिए अभ्यारण्यों की स्थापना की जाती है। राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना किसी विशेष प्रकार के जीव के निवास और उसके संरक्षण के लिए किया जाता है। जितने भी हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं वो सब जो है अलग अलग जीव के लिए जो है स्थापित किए गए हैं। इसके बाद जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो उत्तराखंड में है, ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। कई बार पहले भी क्वेश्चन ये बना है इंडिविजुअल करके और आपसे पूछ लिया जाता है भारत का प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है। तो 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं, तो उनमें आपका एक जिम कॉर्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान भी होता है। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1936 में इसकी स्थापना हो जाती है। और इसका जो पुराना नाम है ये भी कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, हेली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम हो जाता है। ठीक है, तो हेली नेशनल पार्क आपको दे दिया जाएगा या फिर आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दोनों में से आपको एक जो है चुनना है, दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद भारत में सर्वप्रथम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत है वो 1973 से की गई थी। ये क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षाओं में बनता है, जो प्रोजेक्ट टाइगर है या टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है या फिर इसको कहा जाएगा बाघ परियोजना की जो शुरुआत है वो किस वर्ष की गई थी भारत में और किस राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी। तो आपको पता लग जाना चाहिए कि 1973 में और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी बाघ परियोजना की शुरुआत। इसके बाद जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर रामगंगा और कोसी नदी निकलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो रामगंगा और कोसी है ये जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान से होकर गुजरती है। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है ये हो जाता है नागार्जुन सागर श्रीशैलम बांध। ये कहाँ है तो ये हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश में। और तेलंगाना में इसे अब अमराबाद बाघ रिजर्व के नाम से जाना जाता है। अगर अब की बात करेंगे तो अब इसका नाम हो जाता है अमराबाद बाघ रिजर्व। ठीक है, पहला इसका नाम जो है वो हो जाता है नागार्जुन सागर श्रीशैलम बांध, इसको पहले कहा जाता था। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये हो जाता है हेमिस, जो संघ शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका लद्दाख में देखने को मिल जाएगा और ये हो जाता है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस हो जाता है जो लद्दाख में स्थित है। राजस्थान के कैलाश सांखला के नेतृत्व में भारत में प्रथम बार बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर 1973 नामक कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। 1973 में किया गया था बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर इसका नाम हो जाता है। इसको चलाने वाले या फिर इसका नेतृत्व करने वाले कौन हैं तो ये हो जाते हैं कैलाश सांखला। और राजस्थान के हो जाते हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए।
इसके बाद सांगला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये आपसे पूछ लिया जाएगा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये हो जाते हैं कैलाश सांखला। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो बाघ रिजर्व है ये आपका हो जाता है महाराष्ट्र में, और ये हो जाता है आपका बोर बाघ रिजर्व ये हो जाता है। ठीक है, तो बोर के नाम से हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित हो जाता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व है। सबसे पहले 1963 में सर पीटर स्कॉट ने अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक यानी IRBD की कल्पना की थी। ये की गई थी 1963 में सर पीटर स्कॉट के द्वारा। जो रेड डाटा बुक है उसकी परिकल्पना की गई थी कि उसको जो है किस तरह से आप बना सकते हैं, क्या क्या उसमें शामिल किया जा सकता है। और रेड डाटा बुक में ऐसे पशु पक्षियों और पौधों के बारे में जानकारी दी जाती है जो संकटग्रस्त हैं या फिर विलुप्ति के कगार पर हैं। इस तरह के पशु पक्षियों की या पौधों की जानकारी दी जाती है रेड डाटा बुक में। ठीक है, इतनी चीज़ तो आपको पता ही होगा रेड डाटा बुक के बारे में। ठीक है, जितने भी संकटग्रस्त हैं या फिर विलुप्त होने की कगार पे हैं, ऐसे हमारे काफ़ी पौधे देखने को मिल जाएंगे, पशु मिल जाएंगे और पक्षी भी काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। जिस तरह से अभी महाराजगंज में बनाया जा रहा है रेड हेड वल्चर का जो बनाया जा रहा है, उसको संरक्षण का केंद्र बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। जो लाल सिर वाली जो गिद्ध होते हैं उनका जो है संरक्षण स्थल वहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से जो है रेड डाटा बुक में इन सभी पशु पक्षियों की डिटेल होती है जो या तो संकटग्रस्त हैं या फिर विलुप्ति के कगार पर हैं। रेड डाटा बुक रेड लिस्ट इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी की जाती है। ये भी क्वेश्चन आपका बनता है किसके द्वारा जारी की जाती है बुक। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेटिव ऑफ नेचर द्वारा ये जारी की जाती है। विश्व में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक का जो प्रकाशन है ये 1964 में हो जाता है। प्रथम की बात हो रही है, विश्व में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक का जो प्रकाशन है ये 1964 में हुआ है। इसकी परिकल्पना की गई थी 1963 में, ये भी आपको पता होना चाहिए, और 1964 में जो है प्रथम बार इसका प्रकाशन हुआ था। इसके बाद सलीम अली भारत के प्रख्यात प्रकृति प्रेमी और पक्षी वैज्ञानिक माने जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से, भारत के प्रख्यात प्रकृति प्रेमी और पक्षी वैज्ञानिक का नाम, तो ये हो जाता है सलीम अली। सलीम अली की स्मृति में संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान की स्थापना भी की गई है। इनके नाम से एक राष्ट्रीय उद्यान है और ये हो जाता है जम्मू और कश्मीर में, और ये श्रीनगर में देखने को आपको मिल जाएगा सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान। और यहाँ पर भारत में जो सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य है ये हो जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कितने हैं, तो यहाँ पर 96 हो जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये हो जाते हैं मध्य प्रदेश में, इनकी संख्या हो जाएगी 11। तो 96 जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये अंडमान निकोबार में है। और अगर राज्य की बात करें तो ये तो मध्य प्रदेश में हो जाएंगे 11 राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद वर्ष 1991 में वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम पारित किया गया था और भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में अवस्थित किया गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जो सबसे पहले 1991 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। इसके बाद जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका मध्य प्रदेश में देखने को आपको मिल जाएगा। इसके बाद भारत में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। बात की गई है पूरे भारत की, तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाते हैं। इधर आपके जो राज्य हैं या फिर संघ शासित प्रदेश में हुआ उनका नाम हो जाएगा। सारे आपको याद कर लेना है। जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उत्तर प्रदेश में हो जाता है। चंद्रप्रभा ये आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश में ही। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका गुजरात में स्थित हो जाता है। नल सरोवर ये भी गुजरात में हो जाता है। जिम कार्बेट अभी बताया हमने ये आपको उत्तराखंड में हो जाता है। भद्रा कर्नाटक में हो जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कर्नाटक में ही हो जाता है। इसके बाद आता है सोमेश्वर जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ये आ जाता है कर्नाटक में। पलामाऊ अभ्यारण्य झारखंड में हो जाता है। दलमा वन्यजीव ये झारखंड में हो जाता है। हजारीबाग भी झारखंड में हो जाएगा। और इसके बाद हो जाता है जो मानस है, मानस हो जाएगा आपका असम में। कई बार आपकी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बनता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका असम में हो जाता है। केवलादेव राजस्थान में है। रणथंभौर ये भी राजस्थान में है। और कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी आपका राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो सरिस्का है कई बार आपकी परीक्षाओं में बनता है यहाँ से क्वेश्चन, तो ये भी आपका राजस्थान में
मिल जाएगा। पेज टाइगर रिजर्व जो है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में देखने को मिलेगा। दोनों में जो है यहाँ पर पेज हो रहा है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो पेज कहाँ है? पेज दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, एक आपका महाराष्ट्र को और एक आपका मध्य प्रदेश को। बोरीवली जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। भीतरकनिका हो जाएगा ये उड़ीसा में, ये भी आपको पता होना चाहिए। सारे आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आपसे जो है सुमेलित करने के लिए यहाँ से दे दिया जाएगा। कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में है या फिर संघ शासित प्रदेश में है। सिमलीपाल उड़ीसा में हो जाता है, कई बार पूछा गया है। नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका उड़ीसा में हो जाता है। मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान ये तमिलनाडु में है। पेरियार केरल में हो जाता है अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका हो जाता है केरल में। इसके बाद दंपा अभ्यारण्य जो है ये आपका मिजोरम में हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका मध्य प्रदेश में हो जाता है। और दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है आपका जम्मू कश्मीर में। इसके बाद किश्तवाड़ हाई अल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान ये आपका हो जाता है जम्मू और कश्मीर में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है आपका मध्य प्रदेश में। नागरहोल जो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक में देखने को मिलेगा। केबिल लामजाओ इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में हो जाता है। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य ये गोवा में हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, सुमेलित करने के लिए आपको दिए जाते हैं। इसके बाद जो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके हिमाचल प्रदेश में हो जाता है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका हरियाणा में हो जाएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है आपका पश्चिमी बंगाल में। और पश्चिमी सुंदरवन अभ्यारण्य ये भी आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। अहोबर राष्ट्रीय उद्यान ये हो जाता है आपका पंजाब में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इस तरह से आप सारी चीज़ों को यहाँ पर आपको याद रखनी पड़ेंगी। और यहाँ पर आ जाती है हमारी जो भारत की जनजातियाँ हैं। भारत की जनजातियों से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं आपकी परीक्षा में, उनको भी हम देख लेते हैं। तो जनजाति से सबसे पहले आपका बनता है ऐसे लोग जो सभ्यता के प्रभाव से वंचित रहकर अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप जीवन यापन करते हैं और अपनी जीवन पद्धति, भाषा, संस्कार और व्यवसाय को अक्षुण्ण बनाए हुए हैं, जनजाति या फिर वो आदिवासी कहलाते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो सभ्यता जो उनकी चली आ रही है परंपरा, उसी में जो रहते हैं, उसी की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, संस्कार वही होते हैं और वो ही व्यवसाय करते हैं। जैसे कुछ जातियाँ हैं जो शिकार करती हैं, तो आज भी वो शिकार ही करते हैं। ठीक है, वो डेवलप होना ही नहीं चाहते, तो इसलिए जो है उनको जनजाति या फिर उनको आदिवासी कहा जाता है। इसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत इन्हें सूचीबद्ध किया गया है। जो 342 अनुच्छेद है, 342 के अंतर्गत जो है भारतीय सूचीबद्ध किया गया है भारतीय संविधान में जनजातियों को। ठीक है, और ये अनुच्छेद जो है सारे, अगर आपको अनुच्छेद पढ़ने हैं तो अभी 3-4 दिन पहले हमारी इंडियन पॉलिटी की मैराथन अपलोड हुई है हमारे चैनल पर। अगर वो आपने नहीं देखी है और आप डिटेल वाइज पढ़ना चाहते हैं इंडियन पॉलिटी, संविधान, अनुच्छेद, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। काफ़ी प्यार जो है हमें मिला है उस वीडियो के ज़रिए आप लोगों का, और हम आभारी हैं आपके। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आपको जो है देख लेनी चाहिए, काफ़ी हेल्प आपकी हो जाएगी एग्ज़ाम में उस वीडियो से। इसके बाद जनजाति समुदाय को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। जो भी जनजाति होती है उसको अगर अधिसूचित करना है तो उसका जो अधिकार है वो केवल राष्ट्रपति के पास है। और ठक्कर बापा के लिए, जो ठक्कर बापा ने इनके लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ये जो आदिवासी शब्द का प्रयोग है ये सर्वप्रथम किसने किया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये किया गया था ठक्कर बापा के द्वारा, और इसलिए इन्हें आदिवासियों का मसीहा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस नाम की उपमा प्रदान की गई है ये ठक्कर बापा को, और ये आदिवासी शब्द का सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक, तो आदिवासियों का जो मसीहा है वो कौन हो जाता है, वो हो जाता है आपका ठक्कर बापा। 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की देश की कुल जो जनसंख्या है वो हो जाती है 8.6%। कुल अनुसूचित जनजातियों की देश में जो संख्या है वो आपकी 8.6% हो जाती है। इसके बाद भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति ये पाई जाती है आपकी मध्य प्रदेश में, और भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। ये आपको पता होना चाहिए, जो भील है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। इसके बाद गोंडा और संथाल क्रम से भारत की
दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी। सबसे पहली कौन है? तो सबसे पहली हो जाती है भील, सबसे बड़ी। दूसरी हो जाती है गोंड और तीसरी हो जाती है आपकी संथाल। ये बड़ी जातियों में गिनती इनकी होती है। इसके अलावा जारवा जनजाति बार बार पूछी जाती है आपकी परीक्षा में। यहाँ से भी आपका जो क्वेश्चन बनता है वो सुमेलित करने के लिए बनता है। और जारवा जो जनजाति है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। थारू जनजाति है दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, ये आपको पता होना चाहिए। मुंडा जनजाति सरहुल त्यौहार मनाती है, मुंडा जनजाति। इसके बाद जौनसारी और टोडा ये बहुपतित्व प्रथा को मानती है। जो जौनसारी है और टोडा है इसमें जो है एक पत्नी के कई सारे पति हो सकते हैं। ये जो है प्रथा इसी जनजाति में पाई जाती है। गद्दी धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति मानी जाती है। ये गद्दी मानी जाती है जो हिमाचल प्रदेश में देखने को आपको मिल जाएगी। इसके अलावा भोटिया जो है ऋतु प्रवास किया करते हैं। आपसे ये पूछा जाता है, एक बार एक परीक्षा में पूछा गया था कि ऋतु प्रवास के लिए जानी जाने वाली कौन सी जनजाति है, तो वो हो जाती है आपकी भोटिया जनजाति। इसके बाद आगे आ जाती है हमारी जो सोमपेन जनजाति है, निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है सोमपेन। जारवा और सोमपेन जो है निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। थार पारकर राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाने वाली एक जनजाति भी मानी जाती है। अगली हो जाती है हमारी नायर जनजाति में। नायर जनजाति में परिदर्शक पति विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा पाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला जो हमारा पॉइंट बनता है वो बनता है यहाँ पर भारत और अंटार्कटिका। भारत और अंटार्कटिका से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा में, चलिए देख लेते हैं। तो ये हो जाता है दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर गिरिराज सिरोही। ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा यहाँ से, जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले हैं प्रथम भारतीय हो जाते हैं डॉक्टर गिरिराज सिरोही। ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के निवासी हो जाते हैं। डॉक्टर शहीद जहूर कासिम ने भारत के पहले अंटार्कटिका अभियान दल का नेतृत्व 9 जनवरी 1982 में किया था। ये किया गया था डॉक्टर शहीद जहूर कासिम के द्वारा, और भारत के हो जाते हैं पहले अंटार्कटिका अभियान दल का नेतृत्व इन्होंने किया था 1982 में। इसके बाद यहाँ से और क्वेश्चन बनते हैं। अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र यानी दक्षिणी गंगोत्री 1983-84 में स्थापित किया गया था, जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री हो जाता है, और ये 1983-84 में स्थापित किया गया था, जो वर्तमान में अभी अस्तित्व में नहीं है। भारत ने अंटार्कटिका पर दूसरे शोध केंद्र मैत्री की स्थापना 1988-89 में की थी। ये की गई थी भारत ने अंटार्कटिका पर दूसरा जो शोध केंद्र था उसका नाम है मैत्री। पहले का नाम है गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, दूसरे का नाम है मैत्री, और स्थापना की गई है इसकी 1988 और 89 में। इसके बाद भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र हो जाता है भारती। लार्समन हिल्स में ये स्थापित किया गया है। ठीक है, इतना भी आपको पता होना चाहिए। 3 आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री, दूसरा हो जाता है मैत्री, और तीसरा हो जाता है भारती। ठीक है, तो मैत्री में 2 अक्षर है मैत्री, तो ये दूसरे नंबर का हो जाता है। भारती में 3 अक्षर हैं तो ये 3 नंबर का हो जाता है, और दक्षिण गंगोत्री तो ये पहले नंबर का ही हो जाता है। ठीक है, तो कुछ तरीके होते हैं याद करने के। आप एक बार अगर इस तरह से पढ़ लेते हैं तो आप जल्दी से भूलेंगे नहीं। भारत की प्रमुख जनजातियों का स्थानिक विवरण क्या है? जितनी भी जनजाति हैं उनका स्थानिक विवरण आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके सभी जनजातियों को। और यहाँ बात करेंगे भारत की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं उनका स्थानिक विवरण यहाँ पर दिया गया है। कौन कौन सी जनजाति किस प्रदेश से संबंधित है, केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, उनको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं, एक तरफ आपकी जनजाति दी गई है। इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज़्यादा सुमेलित करने के लिए। और यहाँ दिया गया है सबसे पहले अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार में जो इंपॉर्टेंट आपकी जनजातियाँ हो जाती हैं सेंटिलीज, ओंगे, जारवा, सोमपेन, सभी आपको याद रखनी है। इनसे आपके सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं। तमिलनाडु की बात करते हैं तो कुरुम्बा, कनिकरन, टोडा और कोटा। टोडा है इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। आंध्र प्रदेश में चैंचू, कोया, गड़ापा, लवांडा, सवारा, यंदी, ये आपकी हो जाती हैं आंध्र प्रदेश की। तेलंगाना के जनजातियों की बात करते हैं तो ये हो जाते हैं कोया, कोंड, चेंचू, कुलिया और गड़ाबा, ये तेलंगाना की हो जाती है। इसके बाद बात करेंगे जो पंजाब में आपकी जनजाति देखने को मिलेगी तो ये हो जाती है सांसी जनजाति। केरल में भी कुछ देखने को मिलती हैं, जैसे
मलियन है, पुलिया है, कुरुमन है, उराली, खादर, पालियान, ये सभी इंपॉर्टेंट आपकी यहाँ पर मानी जाती हैं। कर्नाटक की पूछी जाती है आपकी पारधी, यारावा, नेगदा, ये आपकी हो जाती हैं कर्नाटक की। इसके बाद आ जाएगी जो गुजरात में आपसे पूछी जाती है, तो भील, चारण, कोली, ये हो जाती हैं आपकी गुजरात की जनजाति। महाराष्ट्र की इंपॉर्टेंट है भील, धनवार, कोरली, वर्ली, गोंड। गोंड और भील जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपकी मानी जाती है, कई बार क्वेश्चन आपका बनता भी है। राजस्थान की भी हो जाएगी जिसमें मीन है, इंपॉर्टेंट है, भील है और एक आपकी सहरिया है। इसके बाद गरसिया, कोली, डमोर, इनसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मीना, भील और सहरिया, इनसे जो है काफ़ी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में देखे गए हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो गद्दी महत्वपूर्ण है, किन्नौर है, जद है, भोट है और गुज्जर है, ये सभी हो जाती है हिमाचल प्रदेश की जनजाति। जम्मू कश्मीर में बकरवाल है, कई बार क्वेश्चन बनता है बकरवाल से, गद्दी से भी कई बार क्वेश्चन बनता है और ये चांगपा से भी क्वेश्चन बनता है आपका। तो गुज्जर जो है ये आपकी हो जाती है मुस्लिम जनजाति। लद्दाख की बात करेंगे तो बाल्टी, बेड़ा, बॉट, बोटो, चांगपा, बुरोकपा, ड्रोकपा, डॉड, सिन, गर्रा, सोम, पुरीगपा, ये कहाँ की हैं, तो ये हो जाती हैं सारी जनजाति लद्दाख की। उत्तराखंड की बात करेंगे तो थारू, भोटिया, बुक्सा, जोनसारी, राजी, ये सभी आपकी हो जाती हैं उत्तराखंड की। इसके बाद उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा में देखने को मिलेगी आपकी मुंडा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। उसी तरह से उत्तराखंड से थारू से क्वेश्चन बनता है, भोटिया, बुक्सा, जोनसारी, तो उत्तराखंड की तो सारी ऐसी हैं जिससे क्वेश्चन आपका बनता ही है। उड़ीसा की भी याद करनी पड़ेगी, मुंडा है, खरिया, भूमिन, संथाल, कई बार क्वेश्चन बना है संथाल से, कोल, उराव और सवर। झारखंड की बात करेंगे तो संथाल है, मुंडा है, हो, बिरोर, कोल, भुइया और असुर, इनसे भी कई बार क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में देखे गए हैं। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो भील, गोंड, पहाड़ी मारिया, मुरिया, बैगा, कोल, कमार, ये आपकी हो जाती हैं मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। छत्तीसगढ़ में भी कुछ पाई जाती हैं जिसमें मुरिया है, कवर है, सहरिया है, खोंड है, गोंड, अबू, जमारिया, ये सब आपकी देखने को मिलेंगी छत्तीसगढ़ में। मेघालय की इंपॉर्टेंट हो जाएंगी जिसमें 3 आपकी इंपॉर्टेंट है, गारो, खासी, जयंतिया, ये तो आपकी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसके अलावा कुकी और मिकिर, इनको भी आप जो है नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इनसे भी आपके क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षाओं में देखे गए हैं। इसके अलावा मणिपुर की बात करते हैं तो कुकी और मैडी हो जाती है, कुकी पूछी जाती है आपकी। नागालैंड से आपकी नागा और कछारी पूछी जाती है। मिजोरम में आपकी हो जाती है हगोम, पावी और मिजो, ये हो जाती है आपकी मिजोरम की। इसके अलावा त्रिपुरा की बात करते हैं जिनमें हलाम, रियांग और त्रिपुरी आ जाती है। अरुणाचल प्रदेश की पूछी जाती है जिसमें मोम्बा, खाम्बा, आपातानी, मिश्मी, सिंगबो, अबोर, मिश्मी पूछी जाती है अरुणाचल प्रदेश से, अबोर और सिंगबो, ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश की, कई बार आपकी परीक्षाओं में पहले भी पूछी गई है। इसके बाद असम की बात करते हैं तो असम में आपकी गारो, खासी, जयंतिया, कार्की, कुकी, बोडो, ये देखने को मिल जाएंगी आपकी असम में। इसके बाद पश्चिमी बंगाल की बात करते हैं तो लोधा, भूमिज, संथाल और लेपचा, ये कहाँ देखने को मिलेंगी, तो ये मिलेंगी देखने को आपकी पश्चिमी बंगाल में। लास्ट हमारी हो जाती है जो सिक्किम है, तो सिक्किम में आपकी लेपचा और भूटिया दोनों ही देखने को मिलेंगी आपकी सिक्किम में, और दोनों ही यहाँ पर मानी जाएंगी इम्पोर्टेंट। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये आपको कैसा लगा ये आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और कल का जो हमारा वीडियो होगा ये हो जाएगा हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा हमारी इस सीरीज का, लास्ट टॉपिक बचेगा भारत की जनगणना हमारी इस सीरीज का। और इसके बाद एक मैराथन क्लास आएगी आपकी जो आपको देखने को मिलेगी इंडियन ज्योग्राफी की, और ये जो मैराथन है ये आपको कल या परसों में देखने को मिल जाएगी। पूरी जो मैराथन है ये आपकी बिल्कुल इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण जो कंटेंट है वो ही आपको देखने को मिलेगा इंडियन ज्योग्राफी की मैराथन में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।